नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 8 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमें स्टडी करेंगे। इसमें हमें पढ़ रहे थे केमिकल कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी स्टडी हम कर रहे थे, जिसमें हाइड्रोकार्बन, उनकी जो अलग अलग सीरीज जो होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी की थी। एल्केन, एल्केन, एल्काइन, उनका नोमेनक्लेचर, उनके स्ट्रक्चर वगैरह लिखना, सारा जो है वो हमने स्टडी किया था। अब इसके बाद में आगे इसमें हम पढ़ रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके यूजेज वगैरह जो हैं उनकी स्टडी हम इसमें कर रहे थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो है सीएनजी। सीएनजी की यदि विशेषताएं वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएनजी जो है या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से यदि पूछा जाए सीएनजी के तो वो ये हैं और एलपीजी के ये हैं। लेकिन नॉर्मली इनका कंपैरिजन जो है वो पूछा जाता है सीएनजी और एलपीजी का, तो उसको हम कंपेयर करते हैं टेबल के रूप में। पहले सीएनजी, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होगा। कंपोनेंट की यदि हम बात करें, सीएनजी का मेन कंपोनेंट जो है वो होता है मेथेन, दैट इज CH4, एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजीज आर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मेनली देखा जाए तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। हालांकि कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ ए प्रोपीन एंड ब्यूटेन, आल्सो कॉल्ड प्रोपिलीन एंड ब्यूटिलीन, ये भी उनको कहा जाता है, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन मेन कंपोनेंट इनके प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। कहाँ पर पाई जाती है उसके बेसिस पर देखें तो सीएनजी इज ए फाउंड नेचुरली ऑन एज अपर लेयर ऑन पेट्रोलियम वेल। पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं, क्रूड ऑयल जो होता है जो जमीन से निकाला जाता है, वो जमीन में जहां पर इकट्ठा होता है उनके ऊपर एक गैस जो है वो भरी हुई रहती है। और जब माइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं जमीन से बाहर, तो सबसे पहले वो गैस बाहर निकलती है। वही जो है वो क्या है, नेचुरल गैस है। उस नेचुरल गैस को कंप्रेस कर लिया जाता है हाई प्रेशर पर और सिलेंडर में भर लिया जाता है, तो वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगी। जबकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये क्रूड ऑयल को बाहर निकालने के बाद में, क्रूड ऑयल जो है वो सीधे यूज में नहीं आता है या यूटिलाइज नहीं किया जाता, इसको पहले इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं या इसका डिस्टिलेशन करते हैं या रिफाइनिंग करते हैं इसकी। तो रिफाइनरी में जब रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम को, तो उससे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीजें मिलती है। उस दौरान एक गैस भी मिलती है, वही पेट्रोलियम गैस है। तो अकर्स ड्यूरिंग द फ्रिक्शन डिस्टिलेशन ऑफ ए पेट्रोलियम या अकर्स ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ ए पेट्रोलियम, वही गैस है। उसी को हाई प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और सिलेंडर में भर लेते हैं, वो एलपीजी है। अब इसके बाद में एक और कंपेयर इनका करते हैं। सीएनजी जो है इसका मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, CH4। इसमें कार्बन की जो अमाउंट है वो कम मिलती है और इसके कारण से जब इसका कंबंशन करते हैं, जब इसको जलाते हैं तो कंबंशन पर ये CO2 रिलीज करती है, वो CH2 जो है वो कम मात्रा में रिलीज करती है। तो प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ CO2 ऑन ए कंबंशन and in the compare of LPG produce more amount of CO2 than a CNG on a combustion। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो एनवायरमेंट के लिए यदि देखा जाए तो ये ज्यादा सेफ है और ये एनवायरमेंट को अधिक पोल्यूट करती है कंपेयर में, सीएनजी के कंपेयर में। फिर है एक और इसका गुण, सीएनजी जो है इसका मेन कंपोनेंट CH4 है, मेथेन, जो जबकि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन है। अब इनका मोलिकुलर वेट यदि हम देखें तो मेथेन का कम होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का ज्यादा होता है। इसलिए मोलिकुलर वेट कम होने के कारण से ये लाइटर, हल्की होती है एलपीजी की तुलना में, जबकि एलपीजी जो है वो ज्यादा भारी या हैवियर होती है। ये हल्की होने के कारण से जब लीकेज हो जाता है, जहां पर ये रखी हुई हो, सिलेंडर वगैरह इसके रखे हों और इनका लीकेज होने लगे, तो लीकेज होने पर हल्की होने के कारण से ये जो अपर लेयर होती है कमरे की, रूम की, उनके अंदर ये फैल जाती है और फिर बाहर रोशनदान वगैरह जो लगे हुए हों उनसे होकर बाहर निकल जाती है। तो स्प्रेड रैपिडली इन एयर ऑन लीकेज, और बाहर निकल जाने के कारण से अकुमुलेट नहीं होती है, इकट्ठी नहीं होती है, इसलिए कोई चिंगारी वगैरह भी यदि वहां पर उत्पन्न हो तो आग लगने की या दुर्घटना की संभावना कम रहती है। जबकि ये हैवियर होने के कारण से, ज्यादा भारी होने के कारण से दूसरी गैसें जो कमरे में हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, उनसे भारी है,
इसलिए ये निचली परतों में इकट्ठी रहती है, खिड़की वगैरह से रोशनदान से बाहर नहीं निकलती, और इकट्ठी होने के कारण से वहां पर कोई चिंगारी वगैरह उत्पन्न हो जाए, स्पार्किंग यदि हो जाए तो उसके कारण से आग लगने की संभावना रहती है। तो CNG इज मोर सेफ देन LPG बिकॉज LPG accumulate in lower surface on leakage while CNG spread in air on leakage। तो ये जो है वो कंपैरिजन हमने पढ़ा CNG और LPG के बिटवीन। उसके बाद में अगले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन पर हम आते हैं, जो हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स के बारे में। तो आगे पॉलीमर की स्टडी जो है वो इसमें हम करेंगे लास्ट टॉपिक के रूप में। पहली चीज ये है कि पॉलीमर जो है वो है क्या। सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लाइट वेटेड होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके हाई मोलिकुलर वेट वाले लॉन्ग चेन लाइक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं को हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे यदि हम देखें एक सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो एक कड़ी का काम करता है। अब ये एक यूनिट है, एक कड़ी है, ये दूसरी यूनिट से जुड़ जाए, उसके बाद में आगे तीसरी यूनिट जो है वो जुड़ जाए, तो एक कड़ी फिर दूसरी कड़ी फिर तीसरी कड़ी, इस तरह से ये कई सारी यूनिट आपस में जुड़ जाएं तो इससे क्या बनती है, चेन बनती है। जैसे हम एक माला की बात कर सकते हैं, फूलों की जो माला बनी हुई आती है उसमें एक फ्लावर होता है, उसके साथ में दूसरा जुड़ जाए, तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से जुड़ जाए तो क्या बनता है, एक लंबी चेन जैसी माला जो बनती है वही क्या है, एक पॉलीमर है। कंपेयर कर रहे हैं हम इसका माला के साथ में। अब यहाँ पर इनमें जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ये जो एक यूनिट है, सिंगल यूनिट जो है, इसको कहा जाता है मोनोमर। तो मोनोमर जो है वो आपस में ऐड होकर, आपस में जुड़कर वही क्या करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके बेसिस पर देखें तो सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म ए हाई मोलिकुलर वेट लॉन्ग चेन लाइक कंपाउंड्स दैट आर कॉल्ड, या these compounds are called polymers and this process is known as polymerization। इसे हम polymerization कहेंगे। अब इनकी कैटेगरी जो है वो हम पढ़ें। पॉलीमर जो है उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक जो है वो है नेचुरल पॉलीमर एंड द सेकेंड वन इज ए आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, या चलो दूसरा नाम दे देते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल पॉलीमर कहलाते हैं। नेचुरल पॉलीमर जो है वो क्या होते हैं, नेचर में ऑब्टेन होते हैं या हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो दीज आर ऑब्टेन बाय नेचर एंड दीज आर मैन मेड, इन्हें मानव द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर में हम जो एक पॉलीमर है उसकी हम स्टडी करेंगे, वो है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में कुछ चीजें या फैक्ट वगैरह जो वो ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि नेचुरल रबर जो है इसका मोनोमर जो है वो क्या होता है, तो इसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वो एक रूड नाम है, एक प्राचीन नाम है। किस कंपाउंड का, उसकी स्ट्रक्चर हम देखें। आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर ये होती है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और CH2। अब इसमें देखें तो इसका IUPAC नेम यदि हम दें तो उसमें मेन चेन जो है वो ये हो गई 4 कार्बन वाली, और ये हो गया इसमें बाहर निकला हुआ एक मेथिल ग्रुप। इसे कहा जाएगा 1 2 3 4, नंबरिंग इस ओर से करेंगे ताकि इसको कम नंबर मिले। तो इसका नाम जो है वो हो जाएगा 2 मेथिल। 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 ब्यूटा डाइईन या डाई ब्यूटेन। तो ये आइसोप्रीन है। इस आइसोप्रीन का जो कंपाउंड है, आइसोप्रीन का जो मोनोपॉलीमर होता है वो होता है नेचुरल रबर। आइसोप्रीन के कई सारे मॉलिक्यूल, ये एन मॉलिक्यूल जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके करेंगे क्या, ये बनाएंगे इसी को, जैसे इस फॉर्म में हमने लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3, इस तरह से इनको लिखा। अब इसमें ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से हटा यहाँ आ गया,
यहाँ से हटा यहाँ आ गया, और इसके आगे दूसरा आइसोप्रीन, तीसरा आइसोप्रीन मॉलिक्यूल, फोर्थ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ गए। ये क्या बन गया, ये एक मोनोमर आइसोमर है, ये हो गया पॉलीमर नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ जो है वो मिलता किससे है, रबर प्लांट से। रबर प्लांट जैसे हेविया ब्राजीलियंसिस है या फाइकस फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो रबर प्लांट कहलाते हैं। उन रबर प्लांट में जब घाव हो जाता है तो उनसे दूध सा निकलता है, सफेद दूध निकलता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स से नेचुरल रबड़ जो है इसे तैयार किया जाता है। इस लेटेक्स में एसिटिक एसिड जो है वो मिलाते हैं, तो एसिटिक एसिड मिलाने पर जो लिक्विड लेटेक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड रबर में। अब ये सॉलिड रबर जो इससे प्राप्त हुआ है, सॉलिड स्टेट में जो रबर प्राप्त हुआ है, सीधे इसको काम में नहीं ले सकते हैं। रबर हम टायर ट्यूब वगैरह बनाने के काम में लेते हैं, लेकिन ये जो रबर हमें मिलता है वो लगभग सफेद कलर का होता है और इसकी रिजिडिटी जो है वो बहुत कम होती है, मतलब ये कठोरता जो है वो कम होगी, और इसकी टेंसाइल क्वालिटी जो है वो भी बहुत कम होती है। जैसे हम HB पेंसिल का मिटाने के लिए इरेजर जो काम में लेते हैं वो इस तरह का रबड़ होता है। अब उससे यदि टायर वगैरह बना दें, इरेजर जो है या इरेजर रबड़ जो है वो कागज पर ही घिस जाता है तो रोड वगैरह बिल्कुल चलेगा ही नहीं, इसलिए उसे रिजिड बनाना जरूरी है और उसकी जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी जरूरी है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक विशेष प्रोसीजर जो है वो अपनाई जाती है जिसको कहा जाता है वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन जो है उसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज वल्केनाइजेशन। तो टू ग्रो अप द rigidity and tensile strength of rubber mix up with the sulfur and heated। तो रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो उससे जो रबड़ मिलेगा वो कैसा होगा, मोर रिजिड रबड़ जो है वो प्राप्त होगा, और यही रबड़ जो है वो काम में लिया जाता है। तो इस तरह से सिंथेटिक आर्टिफिशियल रबड़ जो है, जो यूजेबल रबड़ होता है उसको प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये तो हुआ नेचुरल रबड़ या नेचुरल पॉलीमर। अब इसके बाद में हम आते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर जो है इन पे। सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो मैन मेड पॉलीमर होते हैं। इनकी तीन कैटेगरी जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक सिंथेटिक रबर, सेकेंड वन है सिंथेटिक फाइबर्स, एंड थर्ड वन है सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो इन तीनों की स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं इसमें सिंथेटिक रबर। अब इसमें भी दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग सिंथेटिक रबर जो है इसका जो मोनोमर है, ये मोनोमर इसका होता है 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन या 1,3-डाइब्यूटेन, ब्यूटाडाइईन 4 कार्बन वाला ये कंपाउंड होता है। इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें, ब्यूटाडाइईन ये ध्यान में रखनी है, ब्यूटाडाइईन का पॉलीमर ये होता है, इसका मोनोमर ब्यूटाडाइईन है। अब इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो स्ट्रक्चर ये होगी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और एक मेथिल जो है वो इनके साथ में यहाँ पर जुड़ा होता है। तो ये हो गया 1A234 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। जब ये पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो ये कंडीशन बनती है CH2, ये बॉन्ड यहाँ से हटकर यहाँ आ जाता है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, ये बन गया पॉलीमर। ये मोनोमर है ब्यूटाडाइन, ये पॉलीमर बन गया। अब इसमें यदि हम देखें तो इसका पॉलीमराइजेशन जो है वो करवाते हैं तो वो कैसे करवाया जाएगा, ब्यूटाडाइईन जो है इसको CO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन इसके करवाते हैं सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो इसमें ब्यूटाडाइईन और सोडियम जो है इनके द्वारा क्या करते हैं, ये सिंथेटिक रबड़ जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए सिंथेटिक रबड़ को ब्यूना भी कहते हैं। अब ब्यूना सिंथेटिक रबड़ नोन एज ब्यूना
in which ब्यूना रिप्रेजेंट ब्यूटाडाइइन, Na रिप्रेजेंट सोडियम कैटलिस्ट। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखोगे। ये दो टाइप का होता है, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन ये रबर और प्लास्टिक का मिश्रण होता है। प्लास्टिक में आगे हम पढ़ेंगे, जो स्टायरीन से एक्रिलोनाइट्राइल से ऑब्टेन किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे ये तैयार किया जाता है। इसमें ब्यूना ब्यूटाडाइइन और सोडियम उत्प्रेरक की सोडियम कैटलिस्ट है। ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन जब स्टायरीन से करवाते हैं, यानी ब्यूटाडाइइन ये तो है ही, प्लस में स्टायरीन हो और उससे रबर तैयार किया जाए तो वो है ब्यूना एस। यहाँ पर एस यानी स्टायरीन है। और ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन करवाई जाती है किससे? एक्रिलोनाइट्राइल से, तो वो है ब्यूना एन। तो दो टाइप का होता है, ब्यूना एस ऑन ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइइन विद स्टायरीन, ब्यूना एन ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ ए ब्यूटाडाइइन विद एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये हो गया अपना सिंथेटिक रबर। इसमें ध्यान में रखोगे किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइइन का। पूरा नाम नहीं ध्यान में रहे तो भी कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, बहुलक पॉलीमर इसका होता है। कैसे प्राप्त करते हैं? ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं सोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इसीलिए क्या कहलाता है? ब्यूना। ब्यूना में Bu का अर्थ क्या है, Na का अर्थ क्या है, वो ध्यान में रखें। और दो टाइप हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। कैसे प्राप्त होते हैं? S और N का नाम ध्यान में रख लें। S यानी स्टायरिल, N यानी एक्रिलोनाइट्राइल। तो अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की सेकेंड कैटेगरी जो है उसकी हम स्टडी करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो है उनमें हम पढ़ेंगे तीन फाइबर के बारे में, नायलॉन, टेरिलीन एंड रेयॉन। फर्स्ट वन नायलॉन 66। ये पॉलीमर होता है और ये पॉलीमर जो है वो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका पॉलीमर होता है। पहले ये दोनों मोनोमर जो है वो आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर उसके बाद में उनका पॉलीमराइजेशन होता है। तो नायलॉन 66 इज ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ ए टू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर दीज आर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिल डाइएमीन। ठीक, अब एडिपिक एसिड जो है इसमें देखें तो कार्बन एटम जो है वो कितने हैं? एक और एक दो और बीच में 4 यहाँ पर। इसको सही रूप में यूं भी लिख सकते हैं COOH, इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम एक साथ। और फिर ये CH2 ये यूं है, CH2 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इस तरह से लिखा जाता है। और फिर लास्ट में COOH, ये है एडिपिक एसिड। तो इसमें कार्बन जो है वो कितने हुए? 6। ये हेक्सामेथिल डाइएमीन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 या फिर NH2, यूं लिख दिया। आगे CH2 6 बार, 1 2 3 4 5, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 5 6 टाइम्स, 6 बार लिख दिया। और उसके बाद में NHA2 या HNH, ये इस तरह से शो कर दिया। अब इसके बाद में ये रिएक्शन करते हैं तो इसमें से OH और इसमें से H ये आप निकल जाते हैं यहाँ से H2O के रूप में, H2O में, यानी ये यहाँ से निकल जाएंगे। एक H को हम यहाँ दिखा दें तो, और फिर उसके बाद में ये बचेगा। अब इसी तरह से इसमें से भी ये OH और इसमें से H निकल जाएगा और बनेगा ये, इनको ऐसे लिख दें C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O, आगे NH CH2 6 टाइम्स NH। ये जो है वही क्या है? नायलॉन। अब नायलॉन 66 इसको क्यों कहते हैं, इसको ध्यान में रखें। नायलॉन 66 इज ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिल डाइएमीन। एडिपिक एसिड हैज 6 कार्बन एटम एंड आल्सो हेक्सामेथिल डाइएमीन हैज 6 कार्बन एटम। तो बोथ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय विच नायलॉन 66 से प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन या synthesized have a 6 carbon atom, so why the nylon is called nylon 66. 6 represent adipic acid, 6 represent hexamethyl diamine। इसके बाद में इसका यूज वगैरह में देखें
तो ये मशीनें जो हैं, मशीन के गियर बेयरिंग वगैरह जो है उनकी मेकिंग में, उनके फॉर्मेशन में इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा इससे टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियां, ब्रश वगैरह जो है वो भी बनाई जाती हैं या उन्हें भी तैयार किया जाता है। सेकंड सिंथेटिक फाइबर जो है वो है टेरिलीन, या इसका सेकंड दूसरा जो नाम है वो साइनोनिम्स जो है वो डेक्रोन भी है। डेक्रोन भी इसे कहा जाता है। किससे प्रोड्यूस किया जाता है मेनली उसको ध्यान में रखें। टेरिलीन सिंथेसाइज और प्रोड्यूस्ड बाय द कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ टेराफ्थेलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसमें देखिए टेराफ्थेलिक TER ये आ गया, और एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन YLENE, तो ये इन दोनों नामों से मिलकर बना है TER YLENE। तो इनसे ध्यान में रखोगे, TER रिप्रेजेंट टेराफ्थेलिक एसिड, YLENE प्रेजेंट एथिलीन ग्लाइकोल। ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसमें से OH कंपाउंड निकल जाता है, इसमें से H, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ से भी OH निकलेगा पिछले वाले मॉलिक्यूल से, यहाँ से H निकलेगा आगे वाले मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। बढ़ेगा क्या, ये हटा दें, बचा ये C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो आ गई, बस बीच में इतना ही जुड़ा है। उसमें एडिपिक एसिड पड़ा था, वहाँ पर क्या था CH2 4 बार था, यहाँ बेंजीन आ गई, और ये C डबल बॉन्ड O CH2O ये बन गया। ये है TER, ये है YLENE। तो टेराफ्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन होने से टेरिलीन बना है। यूजेज वगैरह में देखें तो इसका यूज कपड़े बनाने में, बोट जो होते हैं उनकी जो सेल होती है, पाल जो होती है वो बनाने में काम में लिया जाता है। मैग्नेटिक टेप, बेल्ट वगैरह बनाने में इनको काम में लेते हैं। इसके बाद में थर्ड सिंथेटिक के फाइबर जो है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, या अपने सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है रेयन। तो रेयन की स्टडी यहाँ पर करते हैं। अब रेयन एक्चुअल में यदि देखा जाए तो एक सिंथेटिक फाइबर है ही नहीं, या एक सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये एक नेचुरल पॉलीमर ही है। बस उस नेचुरल पॉलीमर जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया जाता है, उसका रूपांतरण हम कर लेते हैं और उससे हमें रेयन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो प्रोसेस है, ऑब्टेनिंग प्रोसेस, या फिर इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, केवल उसको ध्यान में रखना है। रेयन एक्चुअल में एक नेचुरल पॉलीमर होता है सेलुलोज, उससे सेलुलोज का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। सेलुलोज जो नॉर्मली मिलता है किसमें, कागज में, तो पेपर या कागज जो है वो सेलुलोज का ही बना होता है। तो पेपर या कागज, इसमें जो सेलुलोज है इसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व कर लिया जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको मिलाते हैं तो इसकी लुगदी तैयार हो जाती है, पाउडरिंग कर लिया जाता है इसको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलाकर इसका पाउडर, लुगदी तैयार कर ली, फिर इसे घोल लिया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट का काम करता है, तो सॉल्वेंट में इसको मिला लेते हैं। इससे क्या बनेगा, इससे इन तीनों चीजों से मिलकर एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन है किससे, सेलुलोज, NaOH और CH2 का, और इस सॉल्यूशन को फिर आगे पहुंचाया जाता है डाइल्यूट H2SO4 में। डाइल्यूट H2SO4 का एक सॉल्यूशन जो है वो भरकर तैयार कर लिया, और फिर बारीक छेद जो होते हैं उन छेद से होकर इसको डाइल्यूट H2SO4 जो है उसमें पास आउट किया जाता है। तो पासिंग थ्रू पोर्स, महीन छेद जो होते हैं उन छेद से निकाला जाता है। जैसे भजिए वगैरह जो तैयार करते हैं उनमें बेसन का जो सॉल्यूशन तैयार किया है, जो आटा तैयार किया है, उसको झरिए से निकालते हैं, उसमें जो महीन छेद होते हैं और जैसे तेल में वो गिरते हैं ठोस हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर होगा। ये सॉल्यूशन जो बारीक छेद से होकर जाएगा, माइन्यूट पोर से होकर पास आउट या पास थ्रू इसको गुजारा जाएगा डाइल्यूट H2SO4 में। तो इसमें आते ही ये क्या बना लेगा, बारीक महीन रेसे जो हैं ये बना लेगा।
तो ये फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही फाइबर जो है वो क्या है, रेयन है। तो इस तरह से रेयन को ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें 4 चीजें हैं, सेलुलोज जिसका ये पॉलीमर है खुद ही, सेलुलोज को NaOH में मिलाकर और CH2 में घोलकर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। उस सॉल्यूशन को माइन्यूट दिस सॉल्यूशन इज पासिंग थ्रू माइन्यूट पोर्स बाय विच इट इज कन्वर्ट इनटू फाइनी फाइबर्स ऑफ ए रेयन। इससे रेयन जो है वो मिल जाएगा जो कपड़े वगैरह बनाने के काम में आ जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर जो है उनकी दूसरी कैटेगरी जो है वो हमने पढ़े। थर्ड कैटेगरी जो है इनकी हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। लेकिन इन प्लास्टिक्स को यदि हम इसी क्लास में एक साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से जो है इस चैप्टर के वो हम करेंगे, तो उनको हमें कल की क्लास जो है उसमें एक साथ ही देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।